हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं समझता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं डॉक्टर धीरज जैन यूट्यूब चैनल फ्लाइट में आप सभी का वेलकम करता हूं। हम स्टडी कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड में यूनिट सॉल्यूशन की, और उसमें हम आपसे बात कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म की, सांद्रता टर्म्स की हम बात कर रहे थे। इसी कड़ी में आगे आज हम देखेंगे मोललता। देखिए मोललता एक हमने स्टडी की थी मोलरता। ये क्या है? मोललता है बच्चों। मोललता को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, मोललता को स्मॉल एम से लिखते हैं। अब देखिए मोललता को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। क्या परिभाषा होगी मोललता की? 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। क्या परिभाषा हो गई? 1 किलोग्राम विलायक, या 1 लीटर नहीं ले रहे हम, भार विलायक का कितना है बच्चों? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? मोललता कहलाती है। अच्छा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M इज इक्वल टू विलय के मोल अपॉन विलायक का भार केजी में। विलायक का भार केजी में। यदि हम m इज इक्वल टू करें, इसको मैं किलोग्राम की जगह ग्राम में लेता हूं, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? विलय के मोल अपॉन विलायक का भार। अब क्या आ जाएगा ये? ग्राम में, और जब ग्राम में लेंगे आपको पता है 1000 से गुणा कर देंगे। बात आई होगी आपके समझ में। मोललता क्या है, क्या डेफिनेशन है? 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। विलय के मोल हो गए अपन विलायक का भार कितना? केजी में। विलय के मोल और विलायक का भार यदि ग्राम में लेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे। दूसरी बात, इसकी यूनिट की बात करें, इकाई की बात करें हम, यूनिट क्या होगी? मोल पर केजी या पर ग्राम। क्या बोलेंगे बच्चों? मोल पर केजी, मोल पर केजी या पर ग्राम। साथ ही साथ और क्या बोल सकते हैं इसको हम? इसकी यूनिट और क्या होती है? मोलल। और हम क्या लिखते हैं? मोलल भी इसको बोला जाता है, इसकी यूनिट। अच्छा, एक बात बताइए, अब ये ताप पर निर्भर करेगी या नहीं करेगी? मोललता जो टर्म्स है, ये ताप पर निर्भरता होगी या नहीं होगी? अब देख के बताइए। सर आपने बताया था यदि आयतन आ जाए फॉर्मूले में तो वो ताप पर निर्भर करेगा। यहां पर आयतन आपको दिख रहा है कि आप भार केजी में है, ग्राम में आयतन नहीं है, तो मोललता जो है वो ताप पर निर्भर नहीं है, मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। नोट करें आप। अच्छा, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए, इसके न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं एक दो।
मैं नोट कराता हूं आपको। लिखिए 225 ग्राम ऑफ एन aqueous solution an aqueous solution contains 5 gram of urea, 5 gram of urea. What is the concentration of the solution in term of molality? मॉलिक्यूलर वेट जो है यूरिया का दे रखा है 60। ये आपको करना है, करिए बच्चों। कैसे हम करेंगे? देखिए 225 ग्राम ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन का जो वेट हमें कितना दे रखा है 225 विलियन का भार 225 ग्राम आपको दे रखा है। 5 ग्राम ऑफ यूरिया यहां पर क्या है विले हमारा क्या है यूरिया, इसका भार कितना दे रखा है हमें 5 ग्राम। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ मोलेलिटी? हमें एम कैलकुलेट करना है, करिए। मैंने इतना लिख दिया। देखिए अब मोललता हमें निकालनी है। यहां पर एम इज इक्वल टू क्या होता है विलय के मोल अपॉन विलायक का भार इंटू 1000। यदि ग्राम में है, ग्राम में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहां पर देखिए अब आपको विलियन का भार दे रखा है, विलय का भार दे रखा है। बताइए विलायक का भार कैसे निकालेंगे? सर विलायक का भार तो हम निकाल सकते हैं जब विलियन में से विलय को माइनस कर देंगे। सर हमने पढ़ा है कि विलियन बराबर क्या होता है विलय प्लस विलायक। यदि हम विलियन में से विलय को माइनस कर देंगे तो विलायक का भार आ जाएगा। सर तो आप लिख लें। अबे भाई लिख लो विलायक का भार इज इक्वल टू क्या हो गया 225 माइनस 5, इतना भी कोई बता सकता है 220। लिख लिया। अब दूसरी टर्म हमें क्या चाहिए इस सवाल को करने के लिए? विलय के मोल चाहिए। सर मोल कैसे निकालते हैं? मोल एन इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे? विलय का भार बटे विलय का मोलर मास। विलय का भार कितना है 5, मोलर मास विलय का आपको दे रखा है यूरिया 60, और यूरिया का फॉर्मूला भी आपको पता है NH2CO NH2 होता है मेरे भाई, कई बार आपको बता दिया। अब ये NH2CO NH2 इसका भार वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 2 है तो ये कितना होगा नाइट्रोजन का 28 प्लस हाइड्रोजन कितने 4 कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16, इनको जोड़ लो 16 4 20 30 40 50 60 आ रहा है। तो ये कितनी बार कट गया 12 बार, तो मोल आ गए 1/12 आ गए। मोल कितने आ गए 1/12।
इतना आप कर सकते हैं, 1/12 मोल आ जाएंगे। एक बार मैं देख लेता हूं वीडियो सही बन रही है नहीं बन रही। बिल्कुल क्लियर है। क्यों कई बार ऐसा होता है वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है 1-2 बार और हम पूरा पढ़ा देते हैं और उसके बाद पता चलता रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई। इसलिए एक बार बीच में चेक करना जरूरी है ऑडियो और वीडियो जो है आपको क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा। इतना an = 1/12 आ गया। अब बस करना क्या, अब तो फॉर्मूले में रखना है। अब तो हमें करना ही क्या है, अब कुछ नहीं करना। यहां से मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा इसको। फॉर्मूला हमारा क्या है, विलय के मोल 1/12, विलायक का भार, विलायक कहां गया, ये रहा 220 इंटू 1000, ये m = आ गया। m = यहां से कैलकुलेट कर लें, 1/12 इंटू क्या हो गया 220 इंटू 1000। इसका गुणा भाग करके बताएं आप। इसका जो लगभग आंसर आएगा 0.378 मोलल आएगा। आप गुणा भाग कर लेना, कितना आएगा 0.378 इसका आना चाहिए। इतना आप नोट करें। जब तक दूसरा और न्यूमेरिकल हम करते हैं, एक और देखिए, मैं एक और लिखाता हूं आपको, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं सीधा, एसिटिक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, C6H6। करिए, कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की जो आपको भार दिया है 2.5 ग्राम दे रखा है, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में करना है। करिए, देखिए फॉर्मूला हमारा यही है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, m = क्या है, विलय के मोल अपॉन विलायक का भार केजी में या ग्राम में है इंटू 1000। अब इसमें क्या दे रखा है, विलय के मोल। मोल हमारा विलय क्या है, एसिटिक एसिड है। विलय क्या है आपका CH3COOH। इसका भार कितना हो जाएगा, कार्बन कार्बन का 12 दूनी 24 प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का 32, कितना आ गया, जोड़े 30 40 50 60 आ गया, 60 आ गया 60। भार इसका कितना है, विलय का भार 2.5 मोल निकाल सकते हो। मोल कैसे निकालेंगे, 2.5 गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 2.5 अपॉन 60 इंटू 10 कर देता हूं, कितना आ जाएगा 0.04 आ जाएगा लगभग। कितना आ जाएगा 0.04 मोल आ जाएगा, 0.04 मोल।
अब मोल के विलय के मोल आ गए, विलायक का भार आपको दे रखा है 75 ग्राम, सीधा बस फॉर्मूले में पुटअप कर दें। m इज इक्वल टू विलय के मोल 0.04 अपॉन विलायक का भार 75 इंटू 1000। m इज इक्वल टू आप गुणा भाग कर लेना, इसका कितना आएगा, लगभग जो आएगा 0.53 मोलल आएगा, लिख लो। m इज इक्वल टू कितना आएगा 0.53 मोलल, इतना आप नोट कर लें, आगे की बात करेंगे फिर। अब हेडिंग डालें विलेयता, सॉल्युबिलिटी। देखिए विलेयता क्या होती है, इसको समझें पहले। विलेयता क्या है, देखिए इसको समझिए। मान लीजिए, देखिए एक कंटेनर है मेरे पास, इसमें वाटर है H2O 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें मैंने ऐड कर दी 5 मोल शुगर, चीनी 5 मोल इसमें घोली गई। इसमें मान लीजिए, हम मान लें इस 1 लीटर पानी में 5 मोल शुगर अधिकतम घुल सकती है। बच्चों मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि 1 लीटर पानी में अधिकतम चीनी कितनी घुल सकती है, 5 मोल। तो इस विलयन की विलेयता कितनी हो गई, 5 मोल पर लीटर हो गई। तो क्या हुआ, इसको कैसे डिफाइन करेंगे विलेयता को, एक निश्चित तापदाब पर किसी विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा वो क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। क्या लिखेंगे, किसी निश्चित तापदाब पर किसी विलायक में विलेय की अधिकतम उपस्थित मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। बात आई होगी समझ में। एक निश्चित तापदाब है, टेम्परेचर प्रेशर जो है वो क्या है, डेफिनेट है, उस पर कोई विलायक है, उसमें विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है वो क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए गिवन सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर नोन एज सॉल्युबिलिटी। अब बच्चों सॉल्युबिलिटी में 2 प्रोसेस होते हैं, यहां पर देखिए इस सॉल्युबिलिटी में मैं यहां बना देता हूं 2 प्रोसेस है। मान लीजिए, चलो इसको हटा देता हूं, मिटा देते हैं इसको। दो प्रोसेस यहां पर आपको नजर आएंगे। जब किसी विलेय को हम विलायक में घोलेंगे तो 2 प्रोसेस हो सकते हैं। ये हमारा पानी है, विलायक है, मैंने कह दिया क्या है, विलायक। क्या है ये, H2O मान लिया। इसमें हमने शुगर या सॉल्यूट, जिसको हम कह रहे हैं सॉल्यूट, ऐड करा। ये क्या है, सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट। अब देखिए जब इसको हमने ऐड करा यहां पर तो कुछ पार्टिकल्स तो इसमें डिजोल्व हो गए, ये क्या हो गए, विलय हो गए। कुछ पार्टिकल्स जो है इसके यहां पर आए, जब घुलने के बाद ये यहां पर आ, कुछ पार्टिकल्स यहां एकत्रित हो गए। मैंने क्या कहा आपसे, इसको समझे। मैंने कहा एक कंटेनर लिया, उसमें हमने विलायक को ले लिया, कोई भी विलायक हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, उसमें विलय को हमने डाला। जब विलय को हम डालेंगे, मान लीजिए पानी चीनी हम डालेंगे, तो चीनी क्या होना चालू हो जाएगी, इसमें घुलना चालू हो जाएगी, चीनी आपको दिखेगी नहीं, तो विलय हो गई चीनी, विलयीकरण कहलाया ये। और कुछ समय बाद आप चीनी घोलते रहे, कुछ समय बाद आप देखोगे कुछ चीनी के पार्टिकल्स नीचे बॉटम पर तली में इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहां पर दो प्रोसेस हो रहे हैं। एक तो ये तो क्या है, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, विलयीकरण। विलयीकरण हो रहा है, जिसको डिसोल्यूशन भी कहते हैं। ये डिसोल्यूशन हो रहा है। तो दो प्रोसेस हो रहे हैं। जब साम्य स्थापित हो जाता है तब ये डिसोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। इसको क्या लिख सकते हैं आप, यहां पर देखिए, इसको नोट कर लें पहले आप। देखिए साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होगा, साम्य अवस्था पर जो ये डिसोल्यूशन की रेट है या विलयीकरण की दर है, क्या लिख दूं मैं, विलयीकरण दर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, क्रिस्टलीकरण के, क्रिस्टलीकरण के बराबर हो जाती, दोनों बराबर हो जाती, बराबर का साइन लगा ले साम्य अवस्था पर। या हम इसको ये कह सकते हैं, विलय प्लस विलायक जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा बच्चों। और यहां तो क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन, विलयीकरण, और यहां पर ये वापस क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टलाइजेशन है और ये क्या है, डिसोल्यूशन है, विलयीकरण है। मतलब दोनों को मिलाएंगे तब विलयन बन गया, मिलता गया, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, और जब वापस ज्यादा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीकरण कहलाएगा। तो दो प्रोसेस इसमें होते हैं जब विलय किया जाता है। एक तो क्या हुआ, विलयीकरण की अवस्था होगी और दूसरी होगी क्रिस्टलीकरण। तो आप लिख भी सकते हो, विलयीकरण दो अवस्था होती है, जब किसी विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो दो प्रोसेस हो सकते हैं। एक क्या होगा, विलयीकरण, और दूसरा क्रिस्टलीकरण। विलयीकरण में क्या होगा, इसको समझ लें आप, ऐसा कोई मैं बोल रहा हूं आप नोट कर लेना। विलयीकरण में क्या होगा, जब किसी विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो विलायक में विलय की सांद्रता बढ़ती जाती है। जब किसी विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो विलय की सांद्रता बढ़ जाती है। यह अवस्था क्या कहलाती है, विलयीकरण की अवस्था कहलाती है। दूसरी बात, क्रिस्टलीकरण में क्या लिखेंगे, जब किसी विलायक में उपस्थित विलय के क्रिस्टल, जब किसी विलायक में उपस्थित विलय के क्रिस्टल अन्य क्रिस्टलों के साथ कोलाइड हो जाते हैं, अन्य क्रिस्टलों के साथ जुड़ जाते हैं, तो क्या होता है, कुछ क्रिस्टल पात्र के तल में एकत्रित हो जाते हैं या विलयन से सेपरेट आउट हो जाते हैं। क्या लिखेंगे, जब किसी विलय के क्रिस्टल विलायक में उपस्थित ठोस क्रिस्टल के साथ
कॉलॉइड हो जाते हैं तो वे क्रिस्टल विलयन से बाहर हो जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। इस प्रकार से दो प्रोसेस यहां पर होते हैं। आगे की बात हम अगले क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी निर्भरता डिपेंड करती है और कैसे ये आपस में कार्य करते हैं। तो थैंक यू बच्चों, आप इनको रिवाइज करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।